हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की हमने ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है जो इतने दिनों से चल रहा है, ये आज हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 आखिरी लेक्चर है और इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। शुरुआत में इकोनॉमी क्या होता है वो आपको बताया, फिर 5 ईयर प्लान्स जो 9 टाइम्स रिपीट किए गए थे वो मैं आपको बताया। एंड उसके बाद हम लोग ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि किस प्रकार हमारे इकोनॉमी को डेवलप किया गया, नए नए चीज़ें लाए गए, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स हमने आपको एक्सप्लेन किए। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किस प्रकार देखा कि वर्कर्स ने कैसे इश्यूज़ किए थे, क्या क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे 1991 के दौरान, तो क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसकी रेमेडीज़ क्या है, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। तो सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारे इस चैप्टर में, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। एंड साथ ही में आपने अगर हमारा प्लेलिस्ट अभी तक चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को चेक करते रहो यार। जो पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो नए लोग हैं यार उनको मैं बता रहा हूं कि प्लेलिस्ट में आप सभी के लिए, हर स्टैंडर्ड के लिए मैं बोल रहा हूं, हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, प्लीज जाइए चेक करो, आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। इसी प्रकार हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बोर्ड के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, प्लीज चेक इट आउट। एंड साथ ही में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो JR टॉक्स नाम का एक चैनल और दूसरा JR व्लॉग्स नाम का, ये दोनों चैनल भी हमारे, ये मैं ही ऑपरेट करता हूं दोस्तों। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली वो दोनों चैनल भी आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे, खासकर JR टॉक्स जिसमें हम करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं। और अगर आप हमें व्लॉगिंग के लिए भी सपोर्ट करना चाहते हो, हमने स्टार्ट किया नया नया व्लॉगिंग करना, तो वो भी आप सपोर्ट कर सकते हो। दोनों चैनल जो है हमारे चैनल के सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे, जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आपने नहीं किया होगा तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग को आज क्या पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो दोस्तों जो है वो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में WTO भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज है, इसका जो ट्रेड होता है ना, ठीक है, उसकी परमिशन या फिर वो कहाँ कहाँ कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो यहाँ से डिसाइड होता है। तो इंडिया का क्या इससे लेना देना है, क्या है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, ये सभी चीज़ आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1995 में, ठीक है ना, 1995 में, उसके पहले की चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, किस प्रकार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की, ठीक है ना, सेबी को लॉन्च किया, बहुत सारी चीज़ें आई, तब जाके हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो गई। ठीक है, तो 1995 में यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इंडिया उसका एक मेंबर बन गया। ठीक है, पहले नहीं था, तो 1995 में इंडिया एक मेंबर बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। एंड इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑर्गेनाइजेशन का जो जुड़ने का जो मेंबरशिप हमने लिया, जो मेंबर्स हम बने, क्योंकि बाकी कंट्रीज तो थे ऑलरेडी, लेकिन उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे अगर हम बात करें तो सबसे पहले यार एक ऑब्जेक्टिव था कि अगर आप मेंबर बन जाते हो तो हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे नियम कानून ज़्यादा थे, अब वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम बचेंगे या फिर ना के बराबर रहेंगे। तो वो रिस्ट्रिक्शंस फ्री ट्रेड करवा दिया गया, अलग अलग कंट्रीज के बीच में हम व्यापार कर सकेंगे। और डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो बहुत सारे थे, जैसे भेदभाव वाले लॉ होते हैं कि ये कंट्री कर सकता है, ये नहीं कर सकता, आप ये प्रोडक्ट को ट्रेड नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट को ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी क्या थे, लॉज थे, उसको भी यहाँ पे हटाने की कोशिश की गई। रूल्स थे, पॉलिसीज थे, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे फ्री ट्रेड हो सके, मतलब आराम से ट्रेड हो सके, एक दूसरे से लोग प्रोडक्ट्स को खरीद सके, बेच सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, तो ये सभी चीज़ें एक ग्लोबल लेवल पे हो सके। तो इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की थी। तो ये चीज़ पॉसिबल होता हुआ नजर आया। क्लियर है। एंड साथ ही में एक जनरल एग्रीमेंट जो है टैरिफ ट्रेड पे, जिसको हम लोग गैट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? GATT। ठीक है, GATT गैट होता है, ठीक है, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ टैक्स। ठीक है ना, टैरिफ ट्रेड के ऊपर ये जो इंटरनेशनल लेवल पे पहले था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इसके भी यहाँ पे एग्रीमेंट तैयार किए गए। एंड इसमें कॉमर्स का रेगुलेशन था। जैसे कि आप जानते हो कि कॉमर्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था, कॉमर्शियलाइजेशन लाना, क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन नहीं रहेगा तो इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगा। इसके लिए शायद हमें कॉमर्स पढ़ना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। साइंस तो चलो आप इंटरेस्टेड हो तो साइंस भी पढ़ना इतना ही इंपॉर्टेंट है अगर कुछ चीज़ को डेवलप करना है, लेकिन अगर आप मनी पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू अगर स्टडी करना चाहते हो तो कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन।
ठीक है। तो ये भी चीज़ है, और कॉमर्स के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो हमने JR टॉक्स पे डाल के रखे हैं, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स थे वो यहाँ पे फॉलो हो रहे थे, एंड साथ ही में जो अलग अलग चीज़ें थे, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, एग्रीकल्चर था, टेक्नोलॉजी था, ठीक है ना, और सर्विस था, ये सब चीज़ें इसके अंडर इंक्लूड होती है। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, रैपिडली जो है वो कमर्शियलाइज होने लगा धीरे धीरे, और इंडिया भी जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बन चुका था। तो ये सभी चीज़ें इंडिया में भी क्या होने लगी, अब बहुत ही अच्छे से इंप्रूव भी होने लगी। एंड साथ ही में जो बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया था। यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से, तो ये जितने भी सेक्टर्स की हमने जो बात की दोस्तों, इसके हिसाब से उनका कहना ये था कि बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट इंडिया ने दिखाया है यहाँ पे, और एक बहुत ही अच्छा पुअर्टी लाइन जो था उसके आगे हमारा इंडिया आ रहा है। क्योंकि देखो हमारा जो इंडिया था काफ़ी ज़्यादा बिलो पुअर्टी लाइन माना जाता था, BPL जिसको बोलते हैं हम लोग, बिलो पुअर्टी लाइन, और हमारा पॉपुलेशन भी ऐसा था कि मेजोरिटी ऑफ जो लोग थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते थे, ठीक है ना, तो जिसको हम लोग BPL बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन। तो ये जो हमारा BPL था पॉपुलेशन का, ये काफ़ी हद तक इंप्रूव कर रहा था, ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया और रिकमेंड किया, और साथ ही में उन्होंने ये बताया कि इंडिया ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही अच्छी स्थिति में एक न एक दिन आ जाएगा, ये सभी उनका कहना था। और साथ ही में इंडिया ने जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो होता है, ठीक है ना, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि एक जमाना था इंडिया में कि बच्चे जब पैदा होते थे, इन्फेंट जब होते थे, इन्फेंट का मतलब होता है लगभग 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं, यानी 1 साल से छोटे बच्चे, इमेजिन कर लो 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना उसको इन्फेंट कहते हैं, इन्फेंट, ठीक है, छोटे बच्चे, इन्फेंट। तो इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, यानी बहुत जल्दी मर जाते थे, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती थी, बचपन में पैदा हुए कुछ बीमारी लग गई, 1 साल के अंदर मर गए। तो ये काफ़ी हद तक रिड्यूस किया, क्योंकि इंडिया में पहले बहुत सारे एपिडेमिक्स होते थे, यानी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती थी, बहुत खतरनाक खतरनाक, पोलियो था, प्लेग था, एंड सो मेनी थिंग यार, बहुत सारे इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किया है आगे बढ़ने में। तो इसमें से था, तो जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब मेंबरशिप हुआ तो उन्होंने भी रिकमेंड किया कि हमारा इंडिया इन टर्म्स ऑफ BPL वो बिलो पॉवर्टी लाइन में भी इंप्रूव कर रहा है, साथ ही में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है ना, इसमें भी काफ़ी हद तक इंडिया जो है इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, एंड बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर का जो फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में एक टाइम पे नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर को कोई ज़्यादा प्रेफरेंस देता नहीं था कि कैसा भी पानी हो पी लो, लेकिन आज के डेट में आप देखो कितना ज़्यादा एसेंशियल हो गया है ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन रखना, एंड साथ ही में उसको ड्रिंक करना, हेल्दी वाटर पीना, ये हो गया। एंड साथ ही में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये बहुत सारे लोग, बहुत इंडिया में कम होता था वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो होता था, गंदा पानी को कैसे मैनेज किया गया, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गंदा पानी निकलेगा तो कहीं ना कहीं उससे भी प्रॉब्लम होगा, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे मैनेज किया, तो ये सब चीज़ें भी इंडिया काफ़ी हद तक जो है वो इंप्रूव कर रहा था। और इंडिया जो है, इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सप्टा, ठीक है, सेप्टा बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी अगर मैं बताऊं आपको तो सेप्टा का एक फुल फॉर्म होता है, दैट इज साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एसोसिएशन, सॉरी ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है ना, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट नॉर्मली इंडिया ने साइन किया। इसमें क्या था, नॉर्मली जो वर्ल्ड के जो भी ट्रेड थे, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। और इंडिया ने क्या कर दिया, जो इंपोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज थे जो अपना सामान जो है वो इंडिया में लाते नहीं थे, या फिर इंडिया ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे, तो वो इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, ताकि बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड का जो बिहेवियर है, जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो सके, तो बहुत ही अच्छा हो सका। और साथ ही में अलग अलग कॉमोडिटीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सार्क देशों से हमारा ताल्लुक जुड़ गया। सार्क क्या है, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज एक हिस्सा है, इंडिया भी एक है। तो सार्क के साथ, सार्क कंट्रीज के साथ बहुत सारे सेवरल कमोडिटीज के साथ ट्रेड होने लगा अच्छे से, और इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने लगे अलग अलग ड्यूटीज़ पे। इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो होता है ना, जैसे कि कोई चीज़ अगर इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग तो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट ड्यूटीज़। तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट दिया इंडिया ने, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर खोले, बहुत सारे प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे इंडिया में आने लगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी कंप्यूटराइज हो गया था, लोग का ट्रस्ट हो गया था, तो मिडिल क्लास फैमिली, इवन अपर मिडिल क्लास फैमिली और जो रिच लोग हैं वो तो इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जो फॉरेन के लोग थे वो भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो यही सब तरीके से दोस्तों हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे डेवलप होती गई और इकोनॉमी सुधरती गई। और आज भी अगर मैं बात बोलूं, इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर देशों में नहीं आता है,
अगर हम बात भले ही हमारे इंडिया की स्थिति अभी काफ़ी मजबूत है कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले, लेकिन इंडिया आज भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वो स्टिल डेवलपिंग है, आज भी डेवलप कर रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है। और जितना तेजी से पहले, जितना स्लोली पहले बढ़ रहा था, उससे अच्छा स्पीड से आज बढ़ रहा है। बहुत सारी तरक्की हो रही है, हमारे देश में भी बुलेट ट्रेन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। तो यार ये मतलब चल रही है, मतलब चलेगी, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स तो आ गए हैं ना। तो यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यार मतलब इतने सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रहे हैं, आज भी हम बाकी देशवासी जो है, यानी जो फॉरेन की कंट्रीज है, उनके साथ कंधे में कंधा, हाथ में हाथ डाल के बात कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। यार वी हैव सो मेनी टैलेंट नाउअडेज। तो ये सब चीज़ इंप्रूवमेंट हुआ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी जब इंडिया का बूस्ट हुआ, इसी वजह से लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया, लोग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई, तब जाके हमारा इंडिया जो है बाहर और बड़ा बनने लगा। और ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी था, हमारे इंडिया ने किस प्रकार स्ट्रगल किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस से लेके किस प्रकार हम यहाँ तक आए हैं, इसमें हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप हो गई, ये सभी आपने पूरा का पूरा इस चैप्टर के थ्रू देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि किस प्रकार हमारा मिक्स इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचा है, ये आपने देख लिया। तो ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स आगे आएंगे आपको, जिसमें हम लोग और भी अदर फील्ड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वीडियो होता है समाप्त, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।